नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनधारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल प्राथमिकता के आधार पर पेंशन से संबंधित मामलों का निष्पादन कर रहे हैं। वहीं संचिकाओं के निष्पादन से विश्वविद्यालय पर चल रहे कोर्ट केस में भी कमी होने की संभावना है। कुलपति के निर्देश पर पेंशन के लंबित सभी मामलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। पेंशन का कोई मामला अब लंबित नहीं रहेगा। कुलपति खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी पेंशनधारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इधर सिंडिकेट हॉल में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अप्रैल माह में रिटायर हुए 3 शिक्षकों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया। साथ ही मौके पर उन्हें पेंशन से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे। वीसी ने रिटायर्ड शिक्षकों को खुद से पेंशन पत्र दिए। वहीं पेंशन के कागजात पाकर शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कुलपति के प्रति आभार जताया। कुलपति ने साइंस फैकल्टी के डीन और पीजी जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीके रॉय, टीएनबी लॉ कॉलेज के इंग्लिश के शिक्षक डॉक्टर सरोज कुमार राय और पीजी म्यूजिक विभाग के हेड डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी के रिटायरमेंट के मौके पर बुके और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज को दी गई सेवा की सराहना की। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने तीनों शिक्षकों के दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना की। हालांकि डॉक्टर पीके राय अस्वस्थ होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं आ सके। डॉक्टर राय का पेंशन से संबंधित सारा दस्तावेज उनके पुत्र को सौंप दिया गया, जबकि पीजी म्यूजिक विभाग के हेड डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी भी मुख्यालय से बाहर रहने के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। उनकी पत्नी को सारा कागजात दे दिया गया। मौके पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही सभी कागजात विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कृत संकल्पित और कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति है। कुलपति ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पेंशन अदालत, सिंगल विंडो सिस्टम और पेंशन सेल के जरिए सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मियों के पेंशन संबंधित समस्याओं का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशन भोगियों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। कुलपति ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर अधिकतर मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले तो मैंने पेंशन अदालत लगाया और सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को एक साथ बैठा करके जो है उसकी फाइल जो है वो डील की गई। और उस दिन 40 से ज़्यादा सेवानिवृत्त मैंने शिक्षक और कर्मचारी सिंगल विंडो सिस्टम में उपस्थित हुए थे और उनके जो एप्लीकेशन था उस पर मैंने आवश्यक कार्रवाई हेतु अपना आदेश पारित कर दिया है। दूसरी बात है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो भी पेंशन है या जो भी उनकी डिमांड है उसके लिए पेंशन सेल का गठन किया गया है, जिसका जो सेल जो है वो अनवरत रूप से कार्य कर रही है। और जो अभी तक जो त्रुटिपूर्ण कार्य था, मतलब एफओ के कारण से, वह भी पूरा हो गया है। इस बीच में छुट्टियों को दिनों में भी मैंने पूरा कार्यालय जो है वो खुला रखा, खासकर अकाउंट सेक्शन, क्लेम सेक्शन जहाँ पर पेंशन का होता है और जो एरियर होता है, इन सारे कार्य को करने के लिए स्पेशली मैंने कार्यालय खुला रखा है। और बहुत फाइल निकल गई है ना, जो भी जिसका भी डिमांड है वो तुरंत 2-3 दिनों में मतलब सबके खाते में जाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पेंशन से संबंधित या रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलग से मैंने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में सभी जो शिक्षक हैं या 1-2 नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं वो सभी रिटायर्ड हैं और उसकी भी अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। साथ साथ हेल्पलाइन नंबर है ना, वह भी आज जो है वह हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे दिया जाएगा, जिस नंबर पर अगर किसी को दिक्कत है तो वो उस हेल्पलाइन पर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 2 से 4 दिनों में है ना मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो किसी की भी समस्या नहीं रहेगी। इसके कारण भुगतान चूँकि मैं कर दूंगा, उनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो वो जो केसेज हैं बहुत सारे केस के, वो केस भी अपने आप कम हो जाएगा। केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मेरा मन स्वच्छ है। मैं हमारे कर्मचारी
सभी लोग रात दिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कर रहे हैं, एफओ कर रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। जो सेक्शन ऑफिसर हैं वो कार्य कर रहे हैं। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इसलिए उनका जो भी पेंशन है, एरियर है, ग्रेच्युटी है ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान विश्वविद्यालय बहुत कर रही है और बहुत शीघ्र जो बचा है कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई वर्ष बीत गए हैं, फिर भी भागलपुर के हर गली मोहल्ले में आपको शराबी मिल जाएंगे। यह मैं नहीं कह रही, बल्कि यह सच्चाई तस्वीर बयां कर रही है। वहीं नशे में धुत शराबी कहते हैं कि शराब हर जगह मिलती है। मामला भागलपुर के साक्षर थाना क्षेत्र के मुंदीचक हनुमान मंदिर के पास का है, जहां मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर के पास बेसुध नशे में धुत एक शराबी घंटों सड़क के किनारे गिरा रहा। आसपास के लोगों के द्वारा उसे इस रिक्शा में बैठाकर घर भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जहां मुख्यमंत्री नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे करते दिख रहे हैं, वहीं पूरे सूबे में हर गली मोहल्ले में शराब की बिक्री अवैध रूप से हो रही है और आए दिन लोग सड़क किनारे नशे में धुत गिरे मिलते हैं। इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है? जबकि पुलिस अवैध रूप से शराब तस्करी करने वाले पर नकेल भी कस रही है, फिर भी नशे के व्यापारी बाज नहीं आ रहे हैं। शायद यह तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी नहीं है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महुआ प्रखंड मीडिया संवाद के दौरान आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार की यह स्थिति हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। नीतीश कुमार की यह स्थिति आनंद मोहन की रिहाई से नहीं हुई है। उससे पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय से नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन के मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आरजेडी की तरफ से 2015 में भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। वहीं 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से एक बात यह स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये 2 बात रिहाई पर तो मैं आता हूँ। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया, तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? अरे प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बच गया था, बस वो जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है कार्य हरी। राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था। उस पर काबू पाने में कितना मेहनत लगा था, और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम? फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है, बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। अरे मुखिया जी, ये सबसे कुछ नहीं होता है। राधे श्याम खलिहान पर डंटल नहीं जलाया था, फिर भी आग लगा कि नहीं? होनी को कौन टाल सकता है? आग लगने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, इसके बहुत से कारण होते हैं।
फिर भी अगर हम लोग 2-4 छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो अगलग्गी जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों, उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जिया या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए। साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।